यहाँ देखिए स्टूडेंट, मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए या मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ब्रिज का काम कौन करता है? यस, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मान लेते हैं कि आपके लिए मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जहाँ पे आपको ए फार्मूला डिराइव करना है। डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एम एल, एम है मोलरिटी, एम है कैपिटल एम है मोलरिटी और एम ए है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। ओके, देन प्रूव दैट दिस शुड बी इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, ये फार्मूला बाद में हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने आपको फार्मूला नहीं दिया था, राइट। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो आपको पहले कॉन्सेप्ट डेवलप किया, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग आपको इसका मास्टर बना दिए हैं बहुत सारा प्रॉब्लम लेकर कि नॉट इवन मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट देकर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ निकाले थे, राइट। किसी भी सॉल्यूशन का एक वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन का टर्म अगर मैंने दे दिया तो उस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के हेल्प से हम लोग बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इज इट राइट? ओके। बाद में एक सर फिर इसको करवाने का क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक कहीं पे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट बिटवीन डेंसिटी मोलरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट अस सपोज ए मेरा नोन है, नोन एक क्या है, मोलरिटी है, राइट। मतलब ये हम लोग को गिवन है, नोन का मतलब गिवन। भार्गव ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, आप दोनों को हो, इसलिए 1.5 आवर आप फ्रस्ट्रेट होते रहिएगा बैठे बैठे। अब आप डिसाइड कीजिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि पीछे से आपको मेकअप क्लास दे रहा हूँ, तब वहाँ पे सब पढ़ाऊँगा, या जिस दिन इसका पढ़ाया जाएगा उस दिन बुलाएंगे आपको। फिर भी अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ए नोन है, तो मान लेते हैं लेट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। तो मोलरिटी अगर पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कंपलसरी 1 लीटर लें या मेरी मर्जी है, कितना भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लीटर ही सबसे आसान है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, M1V1 जानते हैं, राइट? तो M1 कितना है, M1 कितना है, M, अब V1 कितना है, 1, राइट? तो ये हम लोग का क्या मिल गया, मोल ना। यस, M1V1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा एवरीवन? तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एग्री? ये हो गया ग्राम, इज इट राइट? इसका मतलब है जितना आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है इसमें इतना ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूट का मास है। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? नो। अब यहां देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो सर मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं। एग्री ना? अब वॉल्यूम हम लोग का कितना है, 1 लीटर, और डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में। एग्री? तो D बट 1 लीटर को हम लोग को ml में लेना पड़ेगा, करेक्ट? यहां तक सही है? मैंने इस 1 लीटर के बदले 1 लीटर को यहाँ पे कोई पूछेगा 1000 क्यों लिए हैं, तो वॉल्यूम लिए हैं, तो लीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम पर ml में। बजा डेंसिटी दिया हुआ था ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी किस में लेंगे, ml में लेंगे। ml और ml आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1000 D ग्राम। इज इट राइट? तो पूरे सॉल्यूशन का मास इतना है और उसमें सॉल्यूट का मास इतना है, तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। देखिए अभी भी मैं उसी थीम पे हूँ जो मैंने जैसे आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया था, राइट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। एग्री? क्या इसके बदले आप लिख सकते थे M इंटू MA? मोल यही था ना, MA। ये मास किस में आ गया, ग्राम में, राइट? चलिए अब मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? हम लोग देखिए मैंने क्या किया, मोलरिटी से शुरू किया, मोलरिटी से शुरू करके मोलरिटी तक आ जाएंगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इतना ही है ना, हाँ ना बोलते रहिएगा। M, अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए तो इतना है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में है, राइट? बट यहाँ पे करना किस में है, केजी में, तो कितना से डिवाइड करेंगे, यस 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये राइट? चलिए 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या रहेगा, M बाई D अब माइनस M बाई 1000 MA। इज इट राइट? इतना लिख सकते हैं। देखिए तो एक ही बात है ना, मैं इस पूरे टर्म को यहाँ लेके चला गया और इसको यहाँ ले आया,
और इस टर्म को इस तरफ लेके जा सकते हैं। यहां पे क्या कैपिटल एम को कॉमन ले सकते हैं, जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो बताइए हम लोग फार्मूला का रट्टा मारे हैं या जैसे प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे वैसे ही गए हैं? यस, उसी तरीके से गए हैं, इसलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल बनाने का तरीका आपको सिखाया और वहाँ से जाते हुए उसी तरीके से यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से फार्मूला को रीअरेंज करके आ गए। अब ये आपके पास एक रेडीमेड फार्मूला है। अब इस फार्मूला से आप थोड़ा फास्ट हो सकते हैं, बट बी केयरफुल। यहाँ पे डेंसिटी को ग्राम पर एम एल में लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर एम एल में ही था, राइट। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मोलरिटी दिया रहेगा, तब मोलरिटी निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि फार्मूला के पीछे मत भागिए, तो बनाने का तरीका, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए कि हमको करना क्या है, कैसे जाना है, राइट। ओके, लिख लीजिए स्टूडेंट। हो गया ना एवरीवन? इसको हटाएं। हेडिंग बनाइएगा, मोलरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। पिछले क्लास में मैं बताया था मोलरिटी ऑफ, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, इज इट राइट, जिसमें एसिड को एसिड के साथ मिक्स किए थे। वहाँ पे एसिड को हम लोग एसिड के साथ मिक्स किए थे, करेक्ट है ना? ओके, अब यहाँ पे है मोलरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, और उसमें सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोले किस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यस, देखिए, व्हेन एसिड एंड बेस कंप्लीटली react with each other,
व्हेन लिखिए लिखिए, व्हेन एसिड एंड बेस कंप्लीटली रिएक्ट विथ ईच अदर, when acid and base completely react with each other, then it is called neutralization reaction. Then it is called neutralization reaction. अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। gives what? Salt plus water. अब इट इज वेरी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, तो क्या इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं? मे और मे नॉट। केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मे और मे नॉट बी द केस ऑफ मैंने ऐसा बात क्यों बोला? अब कोई मुझे सजेस्ट कीजिए कैसा मैंने क्यों बोला? यहाँ पे मेन केस ये है कि रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है? रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिड के 1 मोल के लिए बेस का 2 मोल चाहिए, एसिड का 1 मोल के लिए बेस का 2 मोल भी चाहिए, राइट? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस रहेगा, तो क्या इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इज इट राइट? यस। इसका मतलब है कि मे और मे नॉट में, इसका मतलब इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बातों को समझना है, if stoichiometric coefficient of acid equal to coefficient of base, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिड और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेस अगर इक्वल हो जाएगा, तब इस केस में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस अगर रहेगा, देन ए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रहेगा। एग्री एवरीवन? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, डोंट वरी। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों जो बोल रहे हैं सब पे एग्जांपल लेंगे। बट इफ स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट of acid not equal to कोफिशिएंट ऑफ बेस, अगर इक्वल नहीं है देन N1 इक्वल टू N2 अगर होता है, यहाँ से मैं नीचे जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड इक्वल टू अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस रहेगा, देन दिस इज नॉट द केस ऑफ व्हाट, कंप्लीट
न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, लिखिए। यहाँ तक हो गया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, HCl प्लस NaOH दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 1। और अगर इसका नंबर ऑफ मोल N1 है और इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। अगर यहाँ पे N1 इक्वल टू N2 हो गया तो इसका मतलब इसका 1 मोल से के लिए इसका 1 मोल ही चाहिए, राइट। इसका 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 1 मोल। तो इस केस में अगर N1 इक्वल टू N2 हो गया तो इसको बोल सकते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट। न्यूट्रलाइजेशन करेक्ट है ना। ये पहला एग्जांपल लिए जो मैंने हम लोग बोले थे समझने के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस NaOH है तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन करना चाहते हैं तो ये चाहिए Na2SO4 प्लस 2H2O। तो H2SO4 का 1 मोल के लिए कंप्लीटली H2SO4 का 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। इसका मतलब है कि अगर N1 है N2 है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन चाहते हैं तो यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना? N1 क्या N1 इक्वल टू N2 सही रहेगा? अगर N1 इक्वल टू N2 है तो कौन बचा हुआ रह जाएगा? H2SO4 बचा रह जाएगा। इसका 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, राइट। तो इसका N1 लेंगे तो इसका 2 N1 लेना पड़ेगा कंप्लीट होने के लिए, राइट। बातों को समझना है ऑनलाइन स्टूडेंट। इसका मतलब इस केस में इफ N1 इक्वल टू N2 then is it the case of complete न्यूट्रलाइजेशन? This is not the case of complete, agree? क्योंकि N1 इक्वल टू N2 रहेगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा और ये बचा हुआ रह जाएगा, समझे। इसका मतलब है कि N1 एसिड और बेस का मोल सेम रहेगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इज इट राइट? इसका 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए? 2 मोल चाहिए। तो अगर इसका N1 है इसका N2 है और अब मैं बोला कि N1 इक्वल टू N2 है तो क्या इसको यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन बोलेंगे और बनना ये है, राइट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होगा कि वहाँ पे एसिड या बेस में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, राइट। एसिड और बेस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे सारा एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब इस केस में N1 और N2 अगर इक्वल है तो इसको हम लोग दिस इज नॉट द केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एग्री एवरीवन? ठीक है, यस। नहीं, जनरली मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एसिड और बेस का मोल इक्वल है
तो दोनों को आपस में अगर मिलाएंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो उनको लगता है कि एसिड और बेस का मोल इक्वल है तो हो जाएगा। बट भाई रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग करेगा? रिएक्शन करेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस, तो वहाँ पे अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 का अगर है, अगर रेशियो 1:1 का है, तब वहाँ पे N1 = N2 रहेगा, तो दोनों एक साथ खत्म होगा। लेकिन अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 का रेशियो का नहीं है, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1:1 का रेशियो का नहीं है, तो उस केस में आपको यहाँ पे N1 = N2 अगर रहेगा तो एक इसमें कोई एक बचा हुआ रह जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑलवेज एसिड बचा हुआ रहेगा। ओके, जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस रहेगा वो बचा रह जाएगा। इस केस में अगर N1 = N2 है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उतना छोड़िए नहीं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने ये रिएक्शन दे दिया कि ए हो रहा है, एग्री। इसका मैंने 4 मोल लिया, इसका भी 4 मोल लिया। आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन कौन बचा रह जाएगा फर्स्ट। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, इज इट राइट? हाउ कैन वी फाइंड आउट द लिमिटिंग अकॉर्डिंग टू मोल मेथड? बता चुके हैं। तो उसके बेसिस पे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ए है? यस, तो लिमिटिंग रिएजेंट ए है, इसका मतलब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? अब प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है? यस, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तो जो रहेगा 0, कंप्लीट कंज्यूम होगा। और इसका 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका हाफ मोल बनेगा, तो 4 मोल से कितना बनेगा? 2। इसका 2 मोल से इसका 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से 4 मोल। और H2SO4 के अकॉर्डिंग NaOH खर्च होगा या NaOH के अकॉर्डिंग H2SO4 खर्च होगा? यस, NaOH के अकॉर्डिंग H2SO4 खर्च होगा, इज इट राइट? दैट्स वाई इसका 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल चाहिए, तो इसका 4 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? 2 मोल। तो इसमें से 2 ही मोल खर्च हुआ स्टूडेंट, 2 मोल बचा रह जाएगा, राइट? तो जब आपका रिएक्शन ओवर हुआ तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन में एसिड और बेस में एसिड बचा रह गया? तो भाई एसिड और बेस में दोनों एक साथ अगर खत्म होगा तो उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। कंप्लीट, पार्शियल नहीं बोल रहा हूँ, ये बनना भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ही है, बट क्या यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ? एसिड बचा रह गया सर, राइट? इवन इफ कि दोनों का मोल इक्वल लिया था, मोल तो इक्वल ही लेने की कोशिश किया था, राइट? तो ये एग्जांपल इस बात को समझाने के लिए सफिशिएंट था कि किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि मोल इक्वल लिए हैं तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। इट इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इज इट राइट? ओके, एक और एग्जांपल। क्या बनेगा एवरीवन? ओके, इसका M1 दिया हुआ है 2m, इज इट राइट? कितना दिया हुआ है? 2m। और वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर। मतलब मैं किसी कंटेनर में
NH बना कर रखा हुआ था और इस कंटेनर का मोलरिटी पता था NH का, राइट, कितना था 2m, और इसका वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, यस, और इसका HCl किसी अलग कंटेनर में था, ठीक है ना, HCl का मोलरिटी दिया हुआ 2.5m। क्वेश्चन है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl required for complete neutralization, how much volume of HCl required for complete neutralization, how much volume of HCl required for complete neutralization, वेरी गुड एवरीवन। सर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH पहले निकाल लेते हैं, राइट, M1V1, आप लोग शायद यही किए होंगे, एग्री, तो M1V1 तो कितना आया 2 × 5 = 10 मोल। और यहाँ देखिए दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट है या सेम है, यस, तो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसका अगर 10 मोल है तो इसका भी 10 मोल होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl = M2V2 लिखेंगे, एग्री, और M2 तो दिया हुआ 2.5 और V2 निकालना है कि यहाँ पे। उसके बाद अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो ऐसे पढ़िएगा सिस्टमेटिक वे में, करेक्ट। फिर फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इस तरीके से लिखना चाहिए ना कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, साथ में लिख दीजिएगा इक्वल के। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए दोनों का मोल इक्वल कर दिया, वजह सिंस क्या सेम है, यस, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल है, राइट, इसलिए आप ऐसा लिख रहे हैं, एग्री। अगर इक्वल नहीं रहता तो ऐसा लिख पाते, नहीं लिख पाते। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है 10 = 2.5 × V2, देन V2 निकल जाएगा 10/2.5 = कितना लीटर 4 लीटर, एग्री। यहाँ तक आइए सबको समझ में आ गया एवरीवन? देखिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग अपने दिमाग बैठा लीजिए। मान लेते हैं कि 2 साल में स्कूल के एग्ज़ाम में सपोज कीजिए कि मोटा मोटी 2 साल में 10 टेस्ट तो होगा ही, राइट। उन सारे लोग के लिए जो वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू स्कूल एग्ज़ाम क्लास को लिव किए हुए हैं, तो 2 साल में 10 एग्ज़ाम तो पक्का होगा, राइट। मिड टर्म तो हाफ ईयरली तो फुल ईयरली, और 10 और हर एग्ज़ाम के लिए 10 दिन का अगर आप एटलीस्ट क्लास छोड़ रहे हैं तो 10 × 100 डेज हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत ही ख़राब है, नहीं। इसका मतलब है कि आप उसको पहले से एडवांस तैयारी कीजिए, ठीक है। और हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं कि स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, कैटलिस्ट का प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेंगे, कैटलिस्ट का भी असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए 10 दिन के छोड़ देंगे, बट क्लास तो करते रहेंगे, पीछे तो नहीं हो जाएगा, राइट। नहीं, उसके लिए आगे पीछे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, बट क्लास लीव करने का क्या मतलब है भाई। अभी के टाइम पे तो ठीक है आपको वीडियो मिल जाएगा, किसी किसी का आपको उस दिन ही तो एक स्टूडेंट्स में अपने स्टूडेंट से मिलवाया था, सूरज प्रतिम कश्यप, जो आपके सामने थे, GMCS के डॉक्टर हैं, राइट, वहाँ से पास आउट हुए। और
मतलब उन लोग से मतलब आप लोग से मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, कुछ सीखना चाहिए। कहाँ उनका घर था? पांजाबारी, पढ़ते थे डॉन बॉस्को में। वहाँ से 1 बजे क्लास करके स्कूल जाना, वहाँ से किसी किसी दिन तो डायरेक्ट क्लास करके डॉन बॉस्को से यहाँ डायरेक्ट अपने ड्रेस में ही आ जाते थे क्लास करने के लिए। भाई इसका मतलब वो लोग ज़्यादा फाइट किए हैं, इतना आना जाना, राइट। इसलिए करने वाला कर लेता है, इसलिए इसके लिए क्लास मेरा छोड़ दीजिएगा, 10-10 क्लास। कोई बच्चा टाइप तो क्लास है नहीं कि फिर मुझे पकड़ पाइएगा। बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, नीट करना है, नीट के लिए परसेंटेज चाहिए 60%, और आप फाइट कर रहे हैं बोर्ड के लिए, दिमाग में चल रहा है बोर्ड। इसका मतलब पहला ही मतलब विल पावर कम हो गया। अभी भी आप उसी ट्रैक पे हैं कि हाँ 10th क्लास में बोर्ड इंपॉर्टेंट था तो बोर्ड के पीछे ही भाग रहे हैं। भाई पहले तो लेवल को ऊँचा करना है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड का फिर एग्जाम ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वही तो हमेशा एक बात बोलते रहते हैं ना कि करने वाला का भीड़ से थोड़ा अलग रहता है, उनका बड़ा क्लियर कट रास्ता रहता है कि हाँ ये करना है, अब उसके लिए अपना देख लेता है। अब एक छोटा सा स्कूल का एग्ज़ाम आते रहेगा, उसके लिए डर रहे हैं, इतना तो क्यों पढ़ा रहे हैं। किसी किसी स्कूल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन तो देखा हूँ, x = 2t² - 3t, vx निकालिए, t = 2 बच्चा टाइप क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन नहीं बनेगा? डेल्टा x = 20 मीटर है और x = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कितना टाइम में एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? डेल्टा x = vxt + ½ xt², राइट। भाई यहाँ से तो मैं शुरू भी नहीं करता हूँ, एकदम इजीएस्ट से इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन है। एग्री? रेस्ट एंड मोशन में क्या हम लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं? ये फैक्ट बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा था स्कूल के मिड सेम में। यहाँ देखिए, ये मैंने रिएक्शन दिया आपको, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका m1 है 2m, अब v1 है 6 लीटर, करेक्ट, और m2 है 3m। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? What is the volume of NaOH for complete neutralization? Do it fast. आप लोग कुछ और पढ़ते रहिए। What is the volume of NaOH for complete neutralization? Okay everyone. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना है? ट्वेल्व मोल। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन ना ही एसिड बचे ना ही बेस बचे, राइट। इसका मतलब है कि इसका 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो इसका 12 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? यस 24। दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, मतलब 2 इंटू M1V1, राइट, मतलब 2 इंटू 12 मतलब 24। इज इट राइट? कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोलना है अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एग्री ना? और यहाँ पे लिख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नीट में, ठीक है, और JEE मेन में एक कॉन्सेंट्रेशन पे, करेक्ट एवरीवन।
तो M2V2 इक्वल टू कितना हो गया 24, देन V2 निकल जाएगा 24/3 8 लीटर, जिनका भी आंसर 8 लीटर है वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन? एनीवन जिनको डाउट है? हाँ, एक किसके लिखा है? एग्री? इसका 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए होगा? 2 मोल, राइट? इसका मतलब NaOH का मोल जस्ट H2SO4 के मोल से डबल होना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन में एसिड और बेस कंप्लीटली खत्म होना है तो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एट द एंड आफ्टर रिएक्शन, राइट? आफ्टर एसिड बेस रिएक्शन सॉल्यूशन में देयर इज नो एसिड एंड नो बेस। ओके एवरीवन, दैट्स वाई यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 के लिए चाहिए 2, तो इसका 12 के लिए कितना चाहिए था? 24। इसलिए मैंने लिखा फॉर यहाँ पे इस केस में फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH शुड बी जस्ट डबल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। फिर समझ में आ गया पार्थ प्रतिम? ओके, अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, ध्यान से देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये था, ध्यान से देखिएगा, मतलब वो छोटा छोटा बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना? एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? एक और एसिड का बोलेंगे मोलरिटी MO1, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? और तब बोलेंगे फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या M1V1 इक्वल टू M2V2 ऑलवेज लिखना सही रहेगा? M1V1 का मतलब क्या? M1V1 ऑफ एसिड इक्वल टू M2V2 ऑफ एसिड, सॉरी बेस, ये लिख रहे हैं ना। और M1V1 का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल। M2V2 का मतलब क्या? तो क्या ये सही रहेगा? इसका मतलब है ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, करेक्ट ना? किस बात के लिए? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक कब होल्ड करेगा? व्हेन कोफिशिएंट आर सेम, राइट? व्हेन कोफिशिएंट, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को ग्राउंड पे रखिए। और एक कभी होल्ड नहीं करेगा? व्हेन कोफिशिएंट आर डिफरेंट, ठीक है ना? इसे किसी किसी बुक में देखते हैं कि फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऐसे लिख के आगे बढ़ जाते हैं लोग, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मे और मे नॉट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक,
अब देखिए इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बनाना रहेगा, लैंग्वेज बनाया हुआ रहेगा, मतलब लैंग्वेज ये बनाया हुआ रहेगा कि V1 लीटर ऑफ HCl हुज कॉन्सेंट मोलरिटी इज M1 मिक्स विथ V2 लीटर ऑफ NaOH हुज मोलरिटी इज M2 देन फाइंड समथिंग समथिंग, राइट। ऐसा कुछ लैंग्वेज बनाना रहेगा, तो उस लैंग्वेज को मैं डायरेक्टली रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर लैंग्वेज बनाया हुआ रहेगा तो खुद से भी तो रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सारा रिएक्शन नहीं लिखने आता है, बट कुछ जनरल रिएक्शन जो बचपन से देखते आ रहे हैं, HCl प्लस NaOH, इसका रिएक्शन क्या नहीं लिख पाएंगे? M1 इक्वल टू 2M अब V2 इक्वल टू 5 लीटर, M2 इक्वल टू 1M अब V2 इक्वल टू 4M। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मोलरिटी ऑफ एसिड, फाइंड मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस at the end of reaction. Find the molarity of acid or base after end of reaction. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, also find out molarity of NaCl. Also find out molarity of NaCl. Also find out molarity of NaCl. Find the molarity of acid or base, and नहीं लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, after end of मतलब after the reaction, after the reaction। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने और क्यों बोला? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, राइट। ये हम लोग को खुद देखना पड़ेगा। इसको समझाने का सबसे आसान एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे HCl का कितना मोल? 10 मोल। NaOH का कितना मोल? 4 मोल। मल्टीप्लाई कर लिए ना, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अब बताइए विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? यस, इसका मतलब है कि सर ये तो खर्च हो जाएगा, इसका 6 मोल बचा रह जाएगा, राइट। इसका 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से कितना मोल बनेगा? 4 मोल बनेगा। इसका मतलब हम लोग को डिसाइड करना है कि आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा। एग्री? इसका मतलब है कि यहाँ पे था फाइंड द मोलरिटी ऑफ एसिड और बेस, तो एसिड और बेस में क्या आपके सॉल्यूशन में बेस बचा हुआ है? नहीं, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है? यस, द मोलरिटी ऑफ HCl कितना होगा एवरीवन आफ्टर द रिएक्शन? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिमेन अनरिएक्टेड? तो 6 बाई कितना लिखे? 9। टोटल वॉल्यूम लेंगे ना, आप HCl और NaOH को मिलाए हैं, तो मिलाने के बाद क्या वॉल्यूम जो पहले HCl का था वही रह जाएगा या पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे? अब जो आपका वॉल्यूम है वो 5 लीटर तो हम लोग बिफोर मिक्सिंग लिए थे, राइट। बट 5 लीटर के साथ 4 लीटर भी मिक्स किए हैं, तो वॉल्यूम क्या 5 लीटर ही काउंट करेंगे या आफ्टर द रिएक्शन 9 लीटर वॉल्यूम लेंगे? यस, फाइनल टोटल वॉल्यूम, राइट। भी फाइनल करेक्ट ना, तो 6/9 होना चाहिए। कितना हो जाएगा 6/9? 0.66 m। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए, व्हाट द मोलरिटी ऑफ NaCl? मोलरिटी ऑफ NaCl कितना होगा? 4/9।
हाउ मच 0.4 44 समझ गए। लिखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ V2 शुड बी टेकन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ V2 शुड बी टेकन so that after the reaction molarity of HCl becomes half m। क्या आप लोग इसको ट्राई करना पसंद करेंगे? बनाइए। M2 1, यस यहाँ पे M2 है 1.5 m। एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली नीट का लेवल का है, आप जेईई कर सकते हैं, जिसमें चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्टेड किया गया है। देखिए, आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, मैं क्वेश्चन खुद ही सोच के बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पहला लॉजिक, HCl का मोलरिटी निकाला है, इसका मतलब HCl बचा हुआ रह गया, राइट। लॉजिक यही है ना कि HCl है, HCl सॉल्यूशन में है और HCl का मोलरिटी हाफ है, इसका मतलब HCl बचा हुआ है, NaOH नहीं है, दोनों तो एक साथ रहेगा नहीं। इसका मतलब है कि एज एक्सेस है, एग्री, आई लिमिटेड है। कर यहाँ से इतना तो लॉजिक हो गया। इस किसका मोलरिटी आपने बताया? HCl का एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये बात क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे दिस इनटू दिस HCl एक्सेस अमाउंट में है। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट बना हुआ है, अरे क्या है? एक्सेस है, ठीक है, एग्री। अब यहाँ पे देखेंगे, मान इसका मोल कितना, तो सर इसका मोल तो हो जाएगा M1V1 इक्वल टू कितना,
8 मोल M1V1 HCl का मैं निकाल रहा हूँ 8 मोल, राइट। और NaOH का मोल कितना सर 1.5 इंटू V2, और दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है, राइट। बट ज़्यादा कौन है, ए ज़्यादा है, राइट। तो खत्म कौन हो जाएगा भाई, एक खत्म हो जाएगा, राइट। और ए बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल खर्च होगा, तो इसका इतना मोल के लिए कितना खर्च होगा, इतना चला जाएगा यहाँ से। यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन इक्वल टू 8 माइनस 1.5 V2, इज इट राइट। तो फाइनल मोलरिटी, राइट, मोलरिटी ऑफ HCl के लिए हम लोग फार्मूला ही लगाते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl रिमेनिंग और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अरे फाइनल मोलरिटी क्वेश्चन में कितना दिया होता है, हाफ, 8 माइनस 1.5 V2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, टोटल वॉल्यूम, वेरी गुड, 4 प्लस V2, ओनली अननोन इज V2, इज इट राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस V2 इक्वल टू 16 माइनस 3 V2, इज इट राइट। इसका मतलब सर हो गया कितना, 4V2 इक्वल टू 12, देन V2 इक्वल टू 3 लीटर। किनका आंसर 3 लीटर आया है, जिनका भी आया हो मेरे तरफ से 4 मार्क्स रख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। जिनका नहीं आया वो -1 कर लीजिएगा। जिनका भी आंसर आ गया बहुत अच्छा, मतलब अब हम लोग बातों को समझना स्टार्ट कर दिए थोड़ा थोड़ा, राइट। आगे बढ़ा जाए। ओके, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम V2, ऑल्सो फाइंड आउट सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम V2 व्हेन if molarity of NaOH after the reaction is half m. Also the find out the volume V2 if molarity of NaOH is half m after the reaction. यहाँ तक लिख दीजिए, एक बार देख लेते हैं चेक करके। तो अब क्या क्वेश्चन बोला गया सर, अब क्वेश्चन बोला गया है सेकेंड पार्ट में कि मेरे पास अब NaOH का मोलरिटी दिया हुआ है, राइट। NaOH का फाइनल मोलरिटी कितना, हाफ m। इसका मतलब NaOH का मोलरिटी दिया हुआ है, ये बात क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब एक्सेस में कौन हो गया, यस। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, दिस वन, एग्री। इसका मोल कितना था, इसका मोल था 8 ना, इसका मोल कितना था 1.5 V2। अब किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, NaOH के अकॉर्डिंग या HCl के अकॉर्डिंग। तो भाई ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचा रहेगा 1.5 V2 माइनस 8, राइट। 1 के लिए 1 चाहिए तो 8 के लिए 8 चाहिए होगा, यस। नाउ मोलरिटी ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH रिमेनिंग, जो कि इतना है, और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना 4 प्लस V2, इज इट राइट। हाफ इक्वल टू 1.5 V2 माइनस 8 और डिवाइड 4 प्लस V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 प्लस V2 इक्वल टू 3 V2 माइनस 16, देन 2 V2 इक्वल टू कितना 20, देन V2 इक्वल टू कितना 10 लीटर, इज इट राइट। करेक्ट है एवरीवन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है,
इसको हटाएं, लिख लीजिए। What is the volume of, first question, what is the volume of V2 for complete neutralization? ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, what is the volume of V2 if after reaction molarity of H2SO4, if molarity of H2SO4 is half m। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, what the value of V2, what is the value of V2 if molarity of NaOH after the reaction is half m। क्या इन तीनों क्वेश्चन को अभी आप ट्राई करेंगे? व्हाट द वॉल्यूम ऑफ NaOH, मतलब V2, व्हाट द वैल्यू ऑफ V2, मतलब NaOH का वॉल्यूम, ओके, व्हेन molarity of NaOH becomes half m 1/2 after the reaction। क्या सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे? ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, मैच कीजिएगा आंसर। फर्स्ट में था कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, वॉल्यूम ऑफ मतलब NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इज इट राइट?
आंसर आ गया एवरीवन? बाकी भी दोनों सॉल्व कीजिए, एक बार मैं सॉल्व करूंगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। मोल कितना रहेगा इसका 8, और इसका कितना रहेगा एवरीवन? 2.5 V2, इज इट राइट? यस। फॉर इस केस में फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बताइए तो? क्या रिलेशन रहना चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और इसके बीच में? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH यस, ये रिलेशन रहेगा तभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, इज इट राइट? इसका मतलब है तो नहीं था सर, मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे पकड़ नहीं रहता तो इस टाइप से छूट जाता क्वेश्चन, और इसको हम लोग नहीं जानते यूनिटरी मेथड कितना सा क्या। तो यहाँ पे 2.5 V2 शुड बी इक्वल टू क्या, 16 लिख दें, देन V2 इक्वल टू 16/2.5, कितना आंसर रहेगा? 6 पॉइंट कितना, 4 लीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेकेंड क्वेश्चन का लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा? नहीं लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? यस, बिकॉज सोल्यूशन में क्या बचा हुआ रहा होगा? H2SO4। इसका मतलब ये ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 रिमेनिंग, एग्री, बचा हुआ क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस कितना, 5 V2 भाई, 8 माइनस 5 V2 राइट? सॉरी, इसका 2 मोल के लिए इसका 1 मोल ही तो खर्च होगा, इसका 1 मोल के लिए इसका हाफ खर्च होगा, तो इसका 2.5 V2 के लिए कितना खर्च होगा? इसका हाफ ना। मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए था आप लोग को, बचा हुआ। आप में से कौन कौन लोग, ये तो समझ में आ गया कौन कौन लोग यहाँ तक करेक्ट हैं, नहीं करेक्ट हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। एनीवन जिनसे रॉन्ग हुआ है हार्टली एक्सेप्ट कीजिए अपना मिस्टेक को। समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हुआ?
कोई बात नहीं, मिस्टेक होना खराब बात नहीं, मिस्टेक समझ में तो आ गया कि आपने मिस्टेक क्या किया। ओके, देन मोलरिटी ऑफ H2SO4 आफ्टर रिएक्शन, मोलरिटी ऑफ H2SO4 आफ्टर रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 रिमेनिंग। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा हूँ, ठीक है, कभी कोफिशिएंट सेम करके कभी डिफरेंट करके, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और ए वैल्यू कितना था, हाफ ना, तो 8 माइनस 2.5 V2/2 ये हो गया नंबर ऑफ मोल, और डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम, 4 प्लस V2। क्या यहाँ से सॉल्व हो पाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद V2 कितना आया है, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, 3 पॉइंट, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 प्लस V2 इक्वल टू 2 से उधर उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 2.5 V2, उस तरफ चला जाएगा तो 3.5 V2 इक्वल टू हाउ मच, 12, इम्प्लाई V2 इक्वल टू 12 बाई 3.5 हाउ मच, 3.4 V2 लीटर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इज इट राइट। तो अभी आप हम लोग जो आज का मेन रीडिंग था, मोलरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, राइट, मतलब रिएक्शन होने के बाद कैसे कैसे मोलरिटी निकालेंगे, एग्री ना। और तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी को डील कर रहा हूँ। इस पार्ट को ख़त्म करें यहाँ से। अब देखिएगा एनसीईआरटी में मोलरिटी का बात एक पैराग्राफ में है या एक पेज में है, करेक्ट। देखिए एनसीईआरटी उतना से काम चलेगा आपका ना, यू कैन वेटर डिसाइड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या ख़राब क्या अच्छा, मतलब हम लोग को भाई पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी ख़राब नहीं है, बट इट इज़ जस्ट सिलेबस। अगर आपका अच्छे लेवल पे काम करना है तो एक सही मेंटर का रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक कैटलिस्ट, जहाँ से आपको सही से नॉलेज मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस H2SO4, और हम लोग का रिएक्शन यही था H2SO4। इसका मतलब बचा हुआ कौन रहेगा, NaOH। तो यहाँ पे A है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस में है NaOH। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हम एकदम बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक बात को पकड़ के रखे हैं, राइट, कि मुझे मोलरिटी निकालना है तो मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH रिमेनिंग इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2.5 V2 और माइनस कितना, यस इसका 1 के लिए 2 मोल चाहिए, तो इसका 8 मोल खर्च हुआ होगा, तो इसका 16 मोल खर्च हुआ होगा। 2 × 8 2. लेकिन एक बिग मिस्टेक क्या हो सकता था, जल्दीबाजी में लोग 2.5 V2 माइनस सेट कर देंगे, राइट। ओके, तो मोलरिटी ऑफ NaOH, मोलरिटी ऑफ NaOH इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2.5 V2 माइनस 16 और डिवाइड बाई 4 प्लस V2, इज इट राइट। इसका वैल्यू हाफ था, 2.5 V2 माइनस 16 और डिवाइड बाई 4 प्लस V2, एग्री।
तो कितना हो जाएगा 4 + V2 = 5V2 - 32, देन 4V2 = 36, देन V2 इक्वल कितना लीटर 9 लीटर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? जो भी 50-60 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन में, ओके। मान लेते हैं कि देखिए अभी इस क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर रहा था और यहाँ पे H2SO4 का मोलरिटी कितना दिया हुआ था, इनिशियल मोलरिटी 2m। इस क्वेश्चन में क्या कभी भी मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता कि फाइंड द मोलरिटी इफ मोलरिटी ऑफ H2SO, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ V2 इफ मोलरिटी बिकम्स वो 2.5 आफ्टर द रिएक्शन? नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैं ये बोल देता मोलरिटी ऑफ H2SO4 आफ्टर द रिएक्शन 2.5 m। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जाकर जब सॉल्व करते तो V2 निगेटिव में आ जाता। किस में आ जाता? इसका मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बिल्कुल मेरे असाइनमेंट में, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप अपने एक थॉरली जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग बढ़े, और अगर वॉल्यूम निगेटिव आ गया मतलब उस टाइप वो उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, राइट? पॉसिबल नहीं था। V2 निगेटिव का मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल। वॉल्यूम निगेटिव में होता नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव होता है बट वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता है, करेक्ट? तो अगर V2 निगेटिव आ जाएगा तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या बोलिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इतना बचा हुआ इतना मोलर आफ्टर द रिएक्शन मोलरिटी बिकम्स दिस वन, वो सही इन्फॉर्मेशन था या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था, करेक्ट ना? इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मंडे तक आप ट्राई करके रखिएगा, ठीक है? मैं यहाँ से ही मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट मंडे को, इट राइट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट।
हाँ